कोरोना वैक्सीन के हलाल हराम पर अब बहस शुरू हो गई है। मुंबई की रजा एकेडमी ने ज़िमन में एक मीटिंग की और फैसला किया कि जब तक मुफ्ती इस दवा का मुआयना नहीं करते हैं, इस दवा को मुसलमानों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मुंबई के रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने कहा है कि पहले वो जांचेंगे कि ये वैक्सीन हलाल है या नहीं। इनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए आगे आएंगे। मौलाना सईद नूरी ने के मुताबिक ये पता चला है कि चीन ने जो टीका ईजाद किया है इसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में जो भी वैक्सीन आती है, हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने मुताबिक इसकी जांच करेंगे। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक़ से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या ख़ुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे, ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नवाब मलिक ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की आवाम ने ईद, दिवाली और दीगर त्योहारों पर कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा, उसी तरह आइंदा भी कोरोना को ख़त्म करने में सरकार की मदद करे। पिछले 10 महीने में अलग अलग त्यौहार आए, अलग अलग जयंती आई, जिसमें महाराष्ट्र की जनता ने जो लॉकडाउन के नियम बनाए थे उसका पालन किया। चाहे वो गणपति का फेस्टिवल रहा हो, दशहरा रहा हो, अंबेडकर जयंती रही हो, ईद रही हो, सभी पे लॉकडाउन के नियमों का पालन जनता ने किया है। अगर सरकार विनती करती है तो हम सभी से विनती करते हैं कि जिस तरह से अंबेडकर जयंती लोगों ने मनाई, जिस तरह से और त्यौहार मनाए, इस समय भी सरकार के विनती को माने और सरकार को कोरोना से बचाव करने में मदद करें। ये सरकार की अपील हम जनता से करना चाहते हैं। रियासती हुकूमत के अहकामात की रोशनी में औरंगाबाद शहर में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी। उनका कहना है कि शहर में कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी खिदमात बहाल रहेगी, तिब्बी खिदमात, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबे को कर्फ्यू में छूट रहेगी। तहम रात 11 बजे के बाद 5 से ज्यादा अफराद मिलने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो नाइट कर्फ्यू रहेगा, इसमें 5 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा नहीं जमा होने का है। और कर्फ्यू रहेगा तो भी नागरिक लोगों की जो अत्यावश्यक बातें है, इमरजेंसी सर्विसेज, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें हॉस्पिटल्स, आरोग्य सेवा, क्लिनिक्स, मेडिकल शॉप ये शुरू रहेंगे। हमारा शहर औद्योगिक शहर है, सभी कारखाने और सभी जो फैक्ट्रीज है शुरू रहेंगी। उसमें जो लोग काम करेंगे वो भी जा सकते हैं। दे विल हैव टू डिस्प्ले, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड डिस्प्ले करें। उनकी बसेस भी मूव करेंगी, उनको लेके जा सकती है। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है, रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक अगले 15 दिनों के लिए ये कर्फ्यू ऑर्डर निकाला जा रहा है। तो इसमें अभी जो जिलाधिकारी महोदय ने जो अत्यावश्यक सेवाओं के बारे में जो जिक्र किया, उसके अलावा 11 बजे के बाद बिना वजह लोग सड़क पर ना आए। जिनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसपोर्ट से पास हो रहे हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इन सब को छोड़ करके बाकी जो लोग हैं वो बिना वजह रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़क पर ना निकले, ऐसा ये ऑर्डर निकाला जा रहा है। CRPC 114। बेंगलुरु में अगस्त में पेश आए डीजे के जहली फसादात के सिलसिले में NIA ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है। SDPI ने NIA की इस कार्रवाई पर सवालात उठाए हैं। SDPI का कहना है कि फसादात से SDPI और PFI का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस लीडरों के इख्तिलाफात की वजह से तशद्दुद का वाकया पेश आया है, लेकिन SDPI को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ को
कल एनआईए ने अरेस्ट किए हैं और अरेस्ट कर कर ये रीजन बता रहे हैं कि डीजे हिल्ली केजे हिल्ली इंसिडेंट में ये एनआईए इनका रोल था। और रोल के लिए क्या बता रहे हैं, वहां पर 11 तारीख को 2 मीटिंग हुए थे, तो 2 मीटिंग नहीं, 11 तारीख को 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक तकरीबन 8 से 9 वार्ड में हमारे मीटिंग्स चले हैं। और वो मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, वो मीटिंग का मिनट्स भी एनआईए के पास है, उसका डिटेल भी शरीफ साहब दिए हैं। 2 टॉपिक के ऊपर वो मीटिंग्स हुई थी। एक हमारे कोविड वॉरियर्स बनके जो वॉलंटियर काम कर रहे थे उनका एक रिपोर्ट लेना और उनका एक फेलिसिटेशन करने का एक डिस्कशन था। दूसरा यौम जश्न आज़ादी मनाने का एक डिस्कशन था। उसमें क्लियरली हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरीफ साहब का नाम मेंशन किया गया और उसमें और एक चीज़ कहा गया है कि 17 मेंबर्स ऑफ एसडीपीए पीएफआई लीडर्स एंड वर्कर्स अरेस्टेड बोल के 17 में पूरे के 17 लोगों के नाम नहीं है। नाम तो शरीफ साहब के, उसके अलावा 7-8 लोगों के नाम हैं। वो 7-8 लोगों में भी पूरे के पूरे हमारे मुकामी लीडर्स ने, चंद 3-4 लोग ही हमारे लोकल मेंबर्स है, लोकल कैडर से। तो लेकिन उसमें हेडिंग में 17 एसडीपीए लीडर्स एंड गलत से वो लोग लगा डाले हैं। यूपी में दीनी मदारिस के सालाना इम्तिहानात इस बार इल्तिवा का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के माली इमदाद याफ्ता 500 से ज्यादा दीनी मदारिस में सालाना इम्तिहानात के इनेकाद को लेकर मदारिस के दरमियान इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात फरवरी और मार्च के दरमियान मुकम्मल हो जाया करते थे, लेकिन इस बार अभी तक मदरसा बोर्ड ने न तो सालाना इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है और न ही इम्तिहानात के फॉर्म जमा किए हैं। मदरसा बोर्ड के इस रवैये पर दीनी मदारिस के जिम्मेदारान और मदारिस से वाबस्ता तंजीमों के दरमियान अलग अलग राय बन गई है। एक जानिब दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि लॉकडाउन के बाद मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वहीं दूसरी जानिब दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीम टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का कहना है कि अगर मदरसा बोर्ड सालाना इम्तिहानात वक्त पर कराने का फैसला करता है तो दीनी मदारिस इम्तिहानात कराने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में बहुत सी जगह मदरसों में बच्चे रह गए, नहीं जा सके क्योंकि ट्रेन बंद हो गई, फिर जाना मुश्किल हो गया। तो 2-2 महीने पड़े रहे बच्चे यहीं, जिनका मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बर्डन पड़ा, खाना पीना 2 महीने तक खिलाना पिलाना, फिर किसी तरह ट्रेन से बस से मैनेजमेंट ने भेजा उनको, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां थीं उसमें। एक तो कोरोना ऐसा मर्ज, उसमें बच्चों को कुछ ना हो, इसलिए मैनेजमेंट को बहुत दिक्कत रही। लेकिन कहे जा तो अब वो उनके वालिदैन भी नहीं भेजेंगे। हम लोग हालांकि ऑनलाइन में वो कनेक्ट है, बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आने के बारे में न वो सोच रहे हैं न उनके अभी गार्जियन सोच रहे हैं। और हम भी डर रहे हैं बुलाने में, क्योंकि अभी मर्ज कंट्रोल में नहीं है और बच्चों को उतनी वो एहतियात नहीं करा पाएंगे हम, इसलिए हम भी बुलाने में डर रहे हैं। अगर मदरसा बोर्ड ने मुस्तैदी और दिलचस्पी का मुजाहरा किया तो मुमकिन है कि ये बर वक्त भी करा लें। ये मदरसा बोर्ड के ऊपर मुनहसिर है कि वो किस तरीके से मुस्तैदी से काम लेते हैं और इस सिलसिले में क्या अपना निज़ाम अपनाते हैं। मदारिस की तैयारी है इम्तिहानात की? हाँ, मदारिस की पूरी तैयारी है। मदारिस हुकूमत के निज़ाम के मुताबिक पूरे तौर पर चल रहे हैं। ऑनलाइन निज़ाम तालीम भी जारी रहा और मदारिस ने इसको पूरी मुस्तैदी के साथ ऑनलाइन तालीम जारी भी रखी, तो इम्तिहानात वक्त पर हो सकते हैं। मदारिस मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की खस्ताहाली और अक़लियतों के मसाइल के हल के समाजी तंजीमों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा, तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश की। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारे जिस तरह से कमलनाथ हुकूमत में खस्ताहाली का शिकार थे, उसी तरह से शिवराज हुकूमत में भी खस्ताहाली और अदम तवज्जुही का शिकार हैं। शिवराज हुकूमत में अक़लियती इदारों में न तो किसी कमेटी को गुज़श्ता 8 महीनों में तश्कील दिया गया है और न हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी, मसाजिद कमेटी और अक़लियती कमीशन में कोई चेयरमैन है। यही नहीं, अक़लियती इदारों के मुलाजमीन कई महीने से तनख्वाहों से भी महरूम हैं। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की खस्ताहाली और अक़लियती इदारों के मुलाजिमीन की तनख्वाहों को लेकर सामाजिक तंजीमों ने अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पे सामाजिक तंजीमों के लोग मौजूद, आइए उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है। सरकारें जो है वादे तो बहुत कर रही हैं, दावे भी कर रहे हैं कि हम अक़लियत सबके साथ हैं, सबका विकास भी होगा, लेकिन जो है कमलनाथ हुकूमत की बात करें या फिर शिवराज हुकूमत जो मार्च में आई, दिसंबर का महीना चल रहा है और आज तक अक़लियती इदारों की बात करें किसी की तश्कील भी नहीं और तनख्वाहें भी उससे महरूम हैं। जितने भी मुस्लिम इदारे हैं उसमें नियुक्तियां
कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में नहीं हो पाई। कमोबेश एक आध हज कमेटी और उर्दू एकेडमी, इन दो में हुई भी थी नियुक्तियाँ, लेकिन वो किसी काम की नहीं रही। जैसे ही सरकार बदली वो अपने आप ख़त्म हो गई। अब उसके बाद इस शासनकाल में अभी तक नियुक्तियां हुई नहीं है, और अभी जल्दी होने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि नगर निगम चुनाव हैं। नगर निगम चुनाव होने के दौरान अगर नियुक्तियां की जाती हैं तो 4 लोग खुश और 40 नाराज़, उस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने अभी उसको पोस्टपोन कर रखा है। इसकी एवज में जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभारी अधिकारियों के भरोसे हैं। मुस्तकिल अधिकारी भी नहीं है कि वो कोई वहाँ का डिसीजन ले सके। भरोसे जो है इदारे चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इदारे हैं, अक़लियती इदारे, तमाम इदारों के मुलाजिमीन कई महीने से तनख्वाहों से महरूम है। आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को जो है मोमेंटम जो पेश किया, क्या डिमांड की? देखिए, जो एक प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी, डीबी, डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना, तो उसको कमलनाथ की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट की योजना को सबसे पहले मसाजिद कमेटी में लागू किया। तो उसकी वजह से ये था कि उसमें अब बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आदमी का नाम चाहिए, बैंक का नाम चाहिए, वगैरह वगैरह, तो सारी फॉर्मेलिटीज वो होनी है ताकि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा सके। लेकिन उसको संजीदगी से कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई। इसके पहले पूर्व में 15 साल शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी तकलीफें नहीं आई सामने और न किसी इदारे के पैसे रुके। डॉक्यूमेंट देने के बाद भी अब तक यही है, क्योंकि कई महीने हो गए डॉक्यूमेंट को जमा किए। जी हाँ, उसमें मैंने आपको बताया ना कि तकरीबन 500 मोहद्दिन इमाम को तनख्वाहें मिल गई, 99 लोगों की रुक गई। उसमें भी कुछ मैंने मालूमात की थी तो एक त्रुटि हो गई थी कि कोई नाम डबल हो गया या कुछ हो गया, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो तनख्वाहें उनको नहीं मिल पा रही। और जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों के बारे में संज्ञान लेके उनकी तनख्वाहें रिलीज की जाए ताकि उनके घर परिवार में जो दिक्कतें हो रही हैं, किसी के 4.5 साल से ज्यादा हो गए, मदरसा बोर्ड में तनख्वाह नहीं मिली, बाकी इदारों में कहीं 7 महीने हो गए, कहीं 4 महीने हो गए, तो लोगों को 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, तो मामला डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तो 6-6, 7-7 महीने की है, पता नहीं इसमें कितने लोग कर्जदार हो गए हैं। तो ये हम सब उनकी प्रजा है। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों में कमेटी की तश्कील नहीं होने और मुलाजमीन की तनख्वाह के मसाइल पर मुस्लिम समाजी तंजीमों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। मध्य प्रदेश अक़लियती वजीर राम खलावन पटेल ने कहा कि हुकूमत अक़लियती इदारों में कमेटी की तश्कील और मुलाजमीन की तनख्वाह के मसले पर संजीदा है और जल्द ही इन मसाइल का हल तलाश कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम और MP बीजेपी सदर से इन मसलों पर बातचीत हो चुकी है। निश्चित रूप से माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी चर्चा हुई है, और अल्पसंख्यक समाज के जो समाज सेवा का काम करते हैं, चाहे सनवर पटेल जी हों और चाहे दूसरे हों, चाहे शौकत जी हों, सबसे चर्चाएं हुई हैं। सबके विचार लेने के बाद जो सही समय में सही रिपोर्ट ले करके जो सही होगा वही काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। झारखंड की मुस्लिम अक़लियत अपने आईनी हुकूक की हुसूलियाबी और अक़लियती फलाही इदारों के क़याम के लिए मुसलसल आवाज़ उठाती रही है। रियासती हुकूमत की हमदमा पार्टी लीडर भी इन मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है। कांग्रेस रुकन असम्बली डॉक्टर इरफान अंसारी ने वाज़ह किया कि उन्होंने वज़ीर आला हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के रियासती इंचार्ज RPN सिंह को भी मुस्लिम अक़लियत के आईनी हुकूक और अक़लियती फलाही इदारों के क़याम के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया। वहीं वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम ने कहा कि फलाही इदारों के क़याम की कोशिशें जारी हैं। साथ ही उन्होंने 29 दिसंबर को हुकूमत के क़याम को 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन की जानिब से रियासत की आवाम को तोहफ़ा मिलने की उम्मीद का इजहार किया। मिला था CM साहब से और मैंने कहा था कि सर, अल्पसंख्यक ने सबसे ज़्यादा पोलिंग किया है, वोटिंग किया है, और सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है वो अल्पसंख्यकों की है, और आज वो लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो रिक्वायरमेंट है, जो खाली पद है, जो इनका हक है, अल्पसंख्यक का जो हक है वो दे दीजिए आप। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड हुआ, हज का जो चेयरमैन है वो पोस्ट हुआ, और जो अल्पसंख्यक आयोग भी है, मदरसा बोर्ड का गठन होना है, शिक्षकों की बहाली होना है। इसके साथ साथ मैंने कहा है ये तो आप कीजिए, जो खाली पद है उसको भरिए, साथ साथ हमारे बाल बच्चे कैसे एडजस्ट हो, हर सरकारी नियुक्ति में इनकी भागीदारी कैसे हो, इसकी व्यवस्था आपको करना है। आप सर्वे सर्वा हैं। देखिए, गठन तो होने में समय लगेगा, अभी उस पर चर्चा चल ही रहा है, और 29 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल जो हम लोग के सरकार का बीत गया
उसका रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने जा रहा है। और हम लोग फिर जनवरी महीना में जो भी बोर्ड निगम के बारे में जो बातचीत है वो दिल्ली और क्या बोलते हैं झारखंड की जो सरकार है उनसे बात करके। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने सैल्यूटिंग अवर कोरोना वॉरियर्स की तहत कई मुलाजमीन को एजाज से नवाजा है। कोविड-19 के बीच नुमाया काम अंजाम देने के एतराफ़ में नेटवर्क की टीम ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इसमें दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क 18 के इन मुलाजमीन ने कोरोना वक्त में तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपनी पेशा वाराना खिदमात अंजाम दी। नेटवर्क 18 के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने भी तमाम काम करने वालों की सताइश करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सब ने मिलकर काबिल सताइश काम अंजाम दिया। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को ये अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर की टीम में सैयद मुदस्सिर इकबाल, मुदस्सिर कादरी, समीर भट्ट, कोमल सिंह, जहूर रिजवी, शब्बीर मीर और परवेज भट्ट को अवार्ड मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू हैदराबाद की टीम में आबिद रियाज, विसाल आजम, चिन्मय कुमार, विजय कुमार, शौकत अहमद लोन, आरिफ मोइन और दीगर चंद मुलाजमीन को ये अवार्ड दिए गए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। कोई है जिससे आप करें एक्सपेक्ट मोर? हमदर्द रोगन बादाम मसाज कर या दूध के साथ पीकर। एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। ये कृषि बिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने इस कानून को पार्लियामेंट के अंदर पास किया है। तुम तोता की तरह रटे रटाए एक ही बात बोलते रहो, हमें नहीं चाहिए ये खाली। अच्छा तू बात करना चाहते ही नहीं है, आप समाधान चाहते ही नहीं है, तू बात चाहते ही नहीं है। देखिए दो रुख आज रात 8:56 पर। बीजेपी की न्यू इंडिया शिववातक ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया सदर हाजी अरफात शेख ने मुंबई में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढंके से मुलाकात की और ऑटो रिक्शा के किराए में 3 रुपये फी किलोमीटर और टैक्सी के किराए में 5 रुपये फी किलोमीटर इजाफे का मुतालबा किया। हाजी अरफात शेख ने कहा है कि अगर ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के इन मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो मुंबई के कुरला में बहुत बड़ी मशाल रैली करेंगे। रिक्शा और टैक्सी चालकों के गंभीर प्रश्नों के ऊपर आज बात हुई। पिछले 4 रोज़ पहले हमने कहा कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला कोरोना काल के अंदर घर में बैठा है, लॉकडाउन के अंदर उनके ऊपर कई फाइन दी गई है। हमारे रिक्शा ड्राइवर ने पेशेंट्स को छोड़ने के लिए भी हॉस्पिटल गए तो तभी भी आरटीओ ने जो लॉक उसको लगाने का काम किया, ट्रैफिक वाले ने उसको पुलिस स्टेशन के रिक्शा उसकी जमा कर दी। ये सारी समस्या हमने उनके सामने बात रखी। भाड़ा वाड़ की सबसे बड़ी समस्या थी। हमारी डिमांड है कि 3 रुपये रिक्शा चालकों को मिलने चाहिए और 5 रुपये टैक्सी चालकों को मिलने चाहिए, नहीं तो हम बंद पुकारेंगे। हमने ये हमारी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि हमको 1 हफ्ते की। अकोला में अक़लियतों के मसाइल पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। फ्लाइंग कलर्स और रोटी बैंक के बैनर तले मुनक़्क़दा सेमिनार में मुख्तलिफ फील्ड से मुताल्लिक़ माहिरीन ने शिरकत की। इस दौरान मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली गई। खासकर CAA और कॉमन सिविल कोड के मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के रवैये की मजम्मत की गई। साथ ही अक़लियतों में तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए तालीम की अहमियत पर भी जोर दिया गया।
हमारे हुकूक क्या है, हमारे अधिकार क्या है और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत होने के नाते हमारे सामने क्या क्या मसाइल हैं, उनको के लिए हमको क्या कुछ करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम कैसा निभाएं, उसके बारे में एक अच्छी चर्चा हुई। नेशनल टैलेंट इम्तिहान की तैयारियों के बारे में मालूमात देने के लिए एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी हिंद के शोबे तालीम की जानिब से मुनक्कदा सेमिनार में माहिर तालीम शकील इंजीनियर को मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में 8वीं और 9वीं जमात के मुंतखब तलबा और तालिबात को शिरकत का मौका दिया गया। नेशनल टैलेंट सर्च इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने पर मरकजी हुकूमत की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप की मदद से तलबा अपने तालीमी अखराजात आसानी पूरे कर सकते हैं। बेदारी लाने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ये सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में शरीक तलबा को शकील इंजीनियर ने काफ़ी तफसीली मालूमात दी। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE जिसको बोलते हैं, ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर जो खर्च करती है और कर रही है पिछले 50 सालों से, ये JEE, NIT, एम्स, आइसर ये सबकी की है। NTSE के पहले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो NTSE के लिए तैयार करते हैं। जैसे 5वीं और 8वीं का स्कॉलरशिप NTSE का पहली स्टेजेस है। शोबे जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की तरफ से नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन की तैयारी किस तरह करें, इस उन्वान पर मोहम्मद शकील इंजीनियर साहब का एक अहम लेक्चर या यूं कहिए कि एक ट्रेनिंग कैंप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ नयाबादी ऑफिस पर रखा गया, जिसमें नांदेड़ के तमाम हाई स्कूल्स के 8, 9 के ज़हीन व होशियार तलबा व तालिबात ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमको पहले मालूम भी नहीं था कि NTSE ये क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह शकील सर ने बहुत कुछ बताया हमें साइंस के बारे में, और कैसा सिलेबस में जो है सब पढ़ सकते हैं हम, कि नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल लोग भी कैसे छुपाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब हमसे शेयर किया है। कि कर्नाटक के रायचूर में इदारे अदब इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम गैर तरही मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। रायचूर शहर के इस्लामिक सेंटर में मुनक्कदा मुशायरे की सदारत मारूफ शायर ज़हीर बायार ने की। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार शकील, जलील नामी, अशर निज़ामी, मिस्कीन रायचूरी और सालिक इस्लाम ने कलाम पेश किया। करके भी दिखलाएं क्या, तेरे घर के सामने बन जाए क्या, एक हम और 7 लाखों मसले, एक हम और 7 लाखों मसले, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए क्या। दोनों जान में बस आपका मुकाम है। दोस्तों से वफा की उम्मीदें बहुत नाकाम तजुर्बा ठहरा, ज़िश्क से इतना वास्ता ठहरा, ज़िश्क से इतना वास्ता ठहरा, जितना पानी पर बुलबुला ठहरा। ज़रा चलना संभल कर आशिक़ी में, ज़रा चलना संभल कर आशिक़ी में, कई इंसान मारे जा चुके हैं। गालिब के कितने शेर चुराए तो बोलो क्या, गालिब के कितने शेर चुराए तो बोलो क्या, महफिल में सीना ठोक सुनाए तो बोलो क्या, महफिल में सीना ठोक सुनाए तो बोलो क्या। टकराया है ख्याल ये गालिब से गालिबन, टकराया है ख्याल ये गालिब से गालिबन, तहकीक से वो लोग बनाए तो बोलो क्या। फिट इंडिया मुहिम के तहत 6000 किलोमीटर दौड़ के मकसद को लेकर दिल्ली से दौड़ शुरू करने वाली अजमेर की सूफिया सूफी जब अपने ही शहर में पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पटेल स्टेडियम में लोग जमा हुए और सूफिया की हौसला अफजाई की। सूफिया ने 16 दिसंबर को दिल्ली से दौड़ शुरू की। 135 दिनों में सूफिया दिल्ली से मुंबई और
फिर चेन्नई और कोलकाता होते हुए दिल्ली वापस आएगी। पीछे हो जाओ थोड़ा। है 6000 किलोमीटर जो कि मैंने दिल्ली से 16 दिसंबर को शुरू की थी। दिल्ली से मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से ये आखिरी जो पड़ाव रहेगा दिल्ली रहेगा। ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर रन है और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मुझे मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और ये एक मिशन है जिसमें जगह जगह जाना, लोगों से मिलना, भाईचारे और अमन का संदेश देना इस दौड़ का मकसद है। 2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी रन किया था इसी होप मैसेज को लेके और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 4000 किलोमीटर की दूरी 87 डेज में पूरी की और अब मेरा ये दूसरा एक्सपीडिशन है इसी मैसेज को लेकर। युवाओं को, महिला को कोई मैसेज देना? जी बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। फिजिकल वर्कआउट ज़रूरी है डेली लाइफ रूटीन में। सबका अपना बिजी शेड्यूल रहता है लेकिन वो सब एक्सक्यूजेज होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।